अरे ओ कलमुही, तूने किस खुशी में ये लाल जोड़ा पहन लिया। शादी में सिर्फ मैं और मेरी बेटियां जाएंगे। चल उतार ये सब और बर्तन धो। माहीन अपने पापा के गुजर जाने के गम भुलाने के लिए शादी में जाने को तैयार हुई थी, लेकिन बुआ ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। वो उनके बदले रूप पर हैरान रह गई। बर्तन धोते वक्त उसे वो दिन याद आए जब दुबई से ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ पापा घर आते तो बुआ उस पर वारी वारी जाती थी। वो आंसू पोंछते हुए झाड़ू लगा रही थी जब बाहर बेल बजी। सामने कबीर अफरीदी अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। घर पे कोई नहीं है। माहीन के बताने पर वो 2 कदम आगे बढ़ा। जानता हूँ, इसीलिए तो इस वक्त यहाँ आया हूँ। आपके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मरने से पहले वो मुझे इतने में दरवाज़ा खुला और बुआ सामने आ गई। माहीन फटी फटी आंखों से अपनी बुआ की तरफ देख रही थी। अपने भाई के गुजरते ही उन्होंने ऐसा पासा पलटा था कि माहीन तो दंग रह गई थी। ऐसे टकर टकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लाल जोड़ा पहनकर ऐसे सज धज कर शादी पर जाओगी तो तुम्हें देखने वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे। लाल जोड़ा पहनकर तो तुम ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे तुम्हें अपने पापा के जाने का कोई गम ही नहीं है। माहीन ने उनकी बात सुनकर एक गहरी नज़र उनके वजूद पर डाली। शोक रंग का सूट पहने, मेकअप थोपे और भारी ज्वेलरी पहने वो शादी पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार नज़र आ रही थी। उन्हें देखकर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि हाल ही में उनके भाई का निधन हुआ है। माहीन कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। ठीक है बुआ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। वो अपनी अज़ली लिहाज की वजह से मजबूर होकर एक बार भी उन्हें जाता नहीं सकी। सिर्फ मैंने बाप नहीं खोया बल्कि आपने भाई खोया है। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी शौक़ मनाना बनता है। 1000 हिदायतें देने के बाद बुआ अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली गई थी। उनके जाने के बाद माहीन अपने आंसू पोंछकर घर के कामों में मशगूल हो गई। उनकी वापसी शाम तक एक्सपेक्टेड थी। शाम तक माहीन एक पुरसुकून वक्त गुजार सकती थी। एक तरफ वो अपने आंसू पोंछ रही थी और दूसरी तरफ कोई था जो घर के बाहर उसे पागलों की तरह कब से तलाश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर अफरीदी था। जब से रमेश जी का निधन हुआ था तब से कबीर माहीन से बात करने के लिए बेचैन था। उसने अपने गार्ड्स को माहीन के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके घर भेजा था। गार्ड्स ने तो तसल्ली बख्श खबर दी थी, सर वो लड़की अपनी बुआ के घर में खैरियत से है। इन दिनों वो बाप के निधन के सदमे से बुरी तरह घिरी है। अभी वो कॉलेज में नहीं जा रही और किसी से मिलना पसंद नहीं करती। उसकी बुआ के घर में कौन कौन है? कबीर ने बिजी अंदाज में पूछा। सर उसके घर में बुआ और उनकी दोनों बेटियां हैं। क्या वहाँ पर कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसे माहीन को कोई दिक्कत हो? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो वहाँ ऐसा कोई नहीं जो माहीन के लिए मुसीबत बने। ठीक है, मैं जल्दी माहीन से मिलना चाहता हूँ। उसके बारे में साथ साथ मुझे अपडेट देते रहना। जब उसका सदमा कम होगा तभी मैं उसे इन सारी बातों के बारे में बताऊँगा। वो खुद ही अपने इन सारे मामलात को देखेगी। अगर वो काम हो गई तभी मेरी बात समझ पाएगी, वरना वो लड़की अपने लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर लेगी। और आज कबीर उससे बात करने के लिए उसके पास आ रहा था और माहीन इस बात से बेखबर थी, बल्कि वो तो कबीर की ज़ात से ही अनजान थी। उसने तो कबीर का नाम तक कभी अपने पापा के मुँह से नहीं सुना था। कहाँ है उस लड़की का घर? जल्दी बताओ, मुझे वापस मीटिंग में भी जाना है। सर यहीं पर तो है उसकी बुआ का घर, यहीं पर वो लोग रहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, वो इनमें से कौन से घर में रहती है? और तुम तो उसके बारे में सारी जानकारी रखते थे ना? तुमने बताया था कि वो बिल्कुल सेफ़ है और तुम्हें ये नहीं पता कि वो रहती कहाँ है। इसका मतलब बाकी जानकारी भी तुमने मुझे झूठी दी थी। नहीं सर, गार्ड बुरी तरह घबरा गया था। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने अपने दोस्त के ज़रिए सारी इंक्वायरी करवाई थी और ख़ुद भी आसपास के लोगों से पूछा था। सब ने कहा था कि वो इस घर में खुशबाश रह रही है। अच्छा, तो फिर उसका घर कहाँ है ये बताओ। सर आप 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कबीर के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। वो उन सब पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। तुम सब के सब लोग बहुत निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। एक ज़रा सी ड्यूटी तुम लोगों के सर पर लगाई, तुम लोग उसको भी सही से नहीं कर सके। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहा था। उसे वापस जाने की जितनी जल्दी थी, लगता था कि यहाँ उसे उतनी ही देर लगेगी। तभी गार्ड भागता हुआ वापस आया। सर मिल गया लड़की का घर, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। तारीफ़ है, आज की डेट में घर मिल गया। ताना मारते हुए वो गार्ड के साथ चलने लगा। दरवाजे की बेल बजाते हुए उसने घर पर एक बर्ड्स आई व्यू डाला। घर तो बहुत ही खूबसूरत था।
काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ था। लगता था कि इस घर पर अच्छा खासा पैसा खर्चा किया गया है। मगर सवाल ये था कि माहीन की बुआ के पति तो बहुत साल पहले गुजर गए थे और उनका कोई बेटा भी नहीं था। फिर इस घर पर इतना पैसा खर्च करने के लिए कहाँ से आया? क्या ये माहीन के पापा का था? कबीर के होंठों पर एक स्mirking स्माइल आ गई। माहीन अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में आई थी जब दरवाजे पर बेल की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त वो आ गया। कौन है बाहर? दरवाजे के पास आकर उसने प्रिकॉशन के तौर पर पूछा। मैं हूँ कबीर आफरीदी। वो ये नाम सुनकर हैरान रह गई। कबीर आफरीदी? वो कौन है? आप दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपको किससे बात करनी है? किससे मिलना चाहते हैं आप? बुआ घर पर नहीं है। मुझे मिस माहीन से मिलना है। क्या वो घर पर हैं? माहीन तो दंग रह गई। मगर आप हैं कौन? आप दरवाज़ा खोलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे आपसे क्या काम है। अब की बार वो थोड़ा इरिटेटेड टोन में बोला। माहीन ने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक ऊंचा लंबा डैशिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी खड़ा था। उसे देखकर माहीन दिल ही दिल में इम्प्रेस हो गई। आप मुझे अंदर आने की परमिशन देंगी? माहीन दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हैरत से पुतला बनी उसे देख रही थी। उसने बात सुनी तो शर्मिंदा हो गई। एक साइड पर खड़ी होकर उसने अंदर आने का रास्ता दिया। आंगन में एक तरफ 2 चेयर्स पड़ी हुई थी। एक चेयर पर जाकर कबीर बैठ गया और दूसरी चेयर पर माहीन को बैठने का इशारा किया। दरवाज़ा माहीन ने ध्यान से खुला ही रहने दिया था। माहीन के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो इस आदमी को देखकर घबरा गई है और ही दिल में डर भी रही है। ख़ुद को कोस भी रही थी कि उसे इस तरह दरवाज़ा खोलकर किसी अजनबी को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था। अगर मोहल्ले का कोई इंसान देख लेता तो बुआ से शिकायत लगा देता और बुआ को तो उससे बिला वजह की दुश्मनदारी थी। कबीर भी उसकी प्रॉब्लम समझ गया था। वो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और ख़ुद उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। वो जल्दी से अपने पॉइंट पर आ गया। मैं आपके पिता रमेश खान जी का दोस्त हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ अमानत है जो आपके पापा ने मेरे पास रखवाई थी और मैं वही अमानत आपको लौटाने के लिए आया हूँ। माहीन को शायद सुनने में गलत फहमी हुई थी। क्या कहा आपने? आप मेरे पापा के दोस्त हैं? हाँ, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ और आपके पापा से मैंने वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूँगा और आपको पूरा सपोर्ट भी दूँगा। आपके लिए आपके पापा ने कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी थी और एक बैंक अकाउंट भी मेरे हवाले किया था जिसमें आपके लिए अच्छा खासा बैलेंस है। लेकिन उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि ये बातें मैं आपके अलावा किसी और को नहीं बताऊँ। अभी माहीन उसकी बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसे एक दहाड़ जैसी आवाज़ सुनाई थी। यह हमारी नाक के नीचे क्या खेल खेला जा रहा है? अत्यंत बेशर्म लड़की हो तुम। मेरा तो पर्स गलती से घर रह गया था। वो पर्स लेने के लिए आई तो तब तुम्हारी असलियत मुझे पता चली। अगर मैं पर्स घर भूलने की गलती ना करती तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कितनी नीच लड़की हो। हमारे घर से जाते ही अपनी इस आशिक को घर पर बुला लिया। भगवान का शुक्र है कि मैं पर्स भूल गई, वरना मुझे कभी तुम्हारी असलियत पता ही नहीं चलती। माहीन तो उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन कबीर को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी दूसरे से क्या शिकायत करना। मुझे तो इस लड़की पर पहले से ही शक था कि ये कोई ना कोई कांड करके रहेगी और देखो आज मेरा शक यकीन में बदल गया। वो माहीन को मारने के लिए उसके पास आई तो कबीर बीच में आ गया। आप माहीन के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें या उस पर हाथ उठाएं। कबीर का ये रूप देखकर कोई सुनीता जी की आंखें जैसे हैरत से फटने को ही आ गई थी। अरे तुम हो कौन जो मुझे खामोश करवा रहे हो? एक तो तुम दोनों ने गलती की और ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप इस लड़की को कुछ मत कहिए, वरना फिर मैं भूल जाऊँगा कि आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। कबीर ने वार्निंग टोन में कहा तो सुनीता जी उसे देखती ही रह गई थी। फिर वो ताना मारते हुए माहीन को देखकर हंसने लगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कौन है ये? कब से ये चक्कर चल रहा है? जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं इसलिए तुम इतनी खुश होती हो ताकि पीछे अपने आशिक को घर बुला सको। अरे ये मोहल्ले वाले जो तुम्हारी इतनी साइड लेते हैं, जो तुम्हारे लिए मुझे बुरा भला बोलते हैं, आज मैं सब लोगों को बुलाती हूँ, सबको बताती हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। पल भर में सुनीता जी ने शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को घर में इकट्ठा कर लिया था। माहीन के लिए अपना सर उठाना मुश्किल हो गया था। क्या हो गया सुनीता? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? और ये लड़का कौन है? आज से पहले कभी तुम्हारे घर में नहीं देखा। अरे आज से पहले इसे घर में देखोगे भी कैसे?
ये तो हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से निकल जाता था और हमें कभी खबर ही नहीं हो सकी। आज तो मैं गलती से घर आ गई तो मैंने ये मंज़र अपनी आंखों से देख लिया। न जाने कब से ये दोनों हमारी आंखों के नीचे ये खेल खेल रहे हैं। सभी लोगों की आंखों में हैरत थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि माहीन जैसी मासूम लड़की ऐसा भी कोई काम कर सकती है। बुआ प्लीज़, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तो आज ही घर में आए हैं, मैं इनका नाम तक नहीं जानती, मगर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और तुम्हारी तरफदारी भी कर रहा है। अच्छा खासा तमाशा बन गया था। कबीर को अंदाज़ा नहीं था कि मिडिल क्लास घराने के लोग इतनी छोटी सोच के मालिक होते हैं। ये लोग उसका वक्त बर्बाद कर रहे थे। इन सब को इग्नोर करके वो माहीन की तरफ टर्न हुआ। वैसे भी इन लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। माहीन, आपसे मैं बाद में बात करूँगा, अभी इस माहौल में आपके लिए मेरी बात को समझना आसान नहीं होगा। वो वहाँ से जाने लगा जब सुनीता जी एक बार फिर से माहीन की तरफ लपकी थी। तो मैं जान से मार दूँगी तुम्हें। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कबीर ने माहीन को बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और ख़ुद उनके सामने खड़ा हो गया। अगर आपने इस लड़की को कुछ कहा, इस पर ज़रा सी भी सख्ती की, तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। याद रखिएगा, अगर इस लड़की को खराश भी आई तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली उठाकर वार्निंग देता हुआ वो बोला। तो सुनीता जी भी अपनी जगह पर चुपचाप रह गई थी। उन्होंने नफ़रत और गुस्से से माहीन को देखा। मेरी बात याद रखना, इस लड़की को किसी ने खराश तक नहीं डालनी, वरना कबीर आफरीदी की दुश्मनी के लिए तैयार रहना। और माहीन, अब की बार वो माहीन की तरफ टर्न हुआ। आपकी रक्षा का ज़िम्मा मैंने आपके पापा से वादा करके लिया था और ये मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। आप ये मेरा कार्ड रखें, आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना। मैं अपने गार्ड को आपके पास भेज दूंगा। अपना कार्ड उसे देकर वो वहाँ से लंबे लंबे कदम भरते हुए निकल गया और पीछे सुनीता जी तो हाय वाय करने लगी। मोहल्ले की औरतें भी ताने और नफ़रत भरी नज़रों से माहीन को देखे जा रही थी। अरे कैसी सतवंती बनती थी, कैसी मासूम शक्लो सूरत है इसकी, और करती क्या है देखो। औरतों को भी बातें बनाने का मौका मिल गया था। माहीन के लिए तो सर उठाकर भी नामुमकिन हो गया था कि उनकी बात सुने। सुनीता जी ने नफ़रत से उसे देखा। अब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हो? हम लोग जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद करो, अंदर से शाम तक आएंगे। और तुम लोग नज़र रखना इस पर, दोबारा इसका कोई आशिक घर पर आया तो उस लड़के के साथ साथ इसकी भी टांगें तोड़ देना। मेरी तरफ से तुम लोगों को परमिशन है। उनके जाने के बाद माहीन ने दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर दिया था। दीवार के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? अच्छी भली ज़िंदगी गुजरने लगी थी, इस घुटन भरे माहौल की ख़ुद को आदी बनाने लगी थी, मगर एक बार फिर से ज़िंदगी में ये कबीर नाम का तूफ़ान आ गया। न जाने कौन शख्स है और मुझसे क्या चाहता है, और पापा का नाम लेकर शायद मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। मगर इसका जो भी पर्पस था, मैं तो सबकी नज़रों में बदनाम हो गई। ज़िंदगी में पहले ही आसानी नहीं थी, अब तो मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। पूरा दिन वो रोती रही। उसे खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहा था। शाम को सुनीता जी और उनकी दोनों बेटियां घर आईं तो एक बार फिर से वो उस पर तानों के तीर चलाने लगी थी। वो कान लपेटे उनकी बातें सुनती रही। जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो वो लोग बात का बतंगर बना लेंगे। उस पर हाथ उठाना, उसकी मरी हुई माँ को गालियाँ देना तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, और सारा वक्त वो कान लपेटे उनकी बातों को सुनकर इग्नोर करने की कोशिश करती रही थी। अम्मा, आप इसे क्यों कुछ कह रही हैं? अगर इसका आशिक आ गया था तो वो जाने क्या कर देगा। वो तो पूरे मोहल्ले के सामने आपको धमकी देकर गया था ना पुलिस को बुलाने की। और अगर इसने अपने आशिक को फ़ोन कर दिया तो वो अपने गार्ड्स को लेकर फिर से आ जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा। अरे आता है तो आए, देख लूँगी मैं इसे। बल्कि वो क्या पुलिस को बुलाएगा, हम खुद पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस को बताएंगे कि अकेली औरतें देखकर शेर हो रहा है। गर्ज ये कि वो उसका दिल जलाने वाली, उसको तड़पाने वाली बातें कर रही थी। उसके साथ साथ कबीर को भी गालियाँ दे रही थी, और वो तो कबीर को ना जानती थी और ना इसे कबीर से कोई हमदर्दी थी। भला इसे इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ सकता था। मगर जब वो उसके नाम के साथ कबीर का नाम लेते तो उसे मेंटल टॉर्चर का एहसास होता। उसकी बुआ और बुआ की बेटियां इतनी ज़्यादा जलने वाली नेचर की होंगी, इतनी क्रूअल होंगी
इस बात का उसे आज आकर अंदाज़ा हुआ था। सारी ज़िंदगी उसने खुद को संभाल संभाल कर रखा, कभी किसी को उंगली उठाने का मौका ना दिया, और आज इस इंसान ने इसे पल भर में सबकी नज़रों में दो कौड़ी का करके रख दिया। उसे कबीर से शदीद नफ़रत होने लगी थी। उसका कार्ड तो कबीर के जाते ही माहीन ने 2 टुकड़ों में कर दिया था और उसके पीसेस डस्टबिन में डाल दिए थे। वो इस इंसान से दोबारा बात नहीं करना चाहती थी, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती थी। अगले दिन जब वो तैयार होकर कॉलेज जाने लगी तो एक बार फिर से सना उस पर तानों के तीर बरसाने लगी। अब हमें पता चला कि कॉलेज रोज़ाना जाने के बहाने किससे मुलाकातें की जाती हैं, किसके साथ रंगरलियाँ मनाई जाती हैं। ये तो अब हमें अंदाज़ा हुआ, वरना हम तो इस मासूम शक्ल को देखकर यही समझ रहे थे कि तुम्हें तो दुनिया जहान का पता ही नहीं है। बस कर दो सना, भगवान का खौफ करो। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे नाम के साथ उसका नाम बार बार मत लगाओ। सना तो हैरत से देखने लगी थी। अरे वाह, चींटी के भी पर निकल आए तो मुझे आंखें दिखाने लगी है। अरे सही कहते हैं, जब इंसान को कोई चाहने वाला मिल जाए तो वो यूं ही बहादुर हो जाता है। ये सारा कमाल तो कबीर साहब का है, जिनके घर में आते ही तुम्हारी ज़ुबान खुल गई है। वाह भाई वाह, मान गए कबीर साहब को। माहीन उसे गुस्से से घूरती, बिना कुछ कहे पाँव पटकती हुई कॉलेज की तरफ चल दी। पीछे उन माँ बेटियों का ऊंचा कहका उसे दूर तक सुनाई दिया था। कॉलेज में भी उसका ना कुछ खाने को दिल चाह रहा था और ना किसी से बात करने को। हालांकि घर से वो भूखे पेट आई थी। आज तो उसका कोई पीरियड लेने का भी दिल नहीं कर रहा था। वो लॉन में बेख्याली में किताब को देखे जा रही थी जब उसके पास उसकी दोस्त आए। तुम यहाँ हो माहीन, काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, सब खैरियत है? माहीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ सब खैरियत है, प्रिंसिपल मैम तुम्हें अपने रूम में बुला रही हैं। उन्हें शायद तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कह रही थी कि जैसे ही तुम दिखाई दो तो तुम्हें उनका मैसेज दे दूँ। माहीन उसकी बात सुनकर लम्हे को हैरान रह गई। क्यों, खैरियत तो है? मैम ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं मैम से उसने मेरी शिकायत तो नहीं की? अरे, उसकी बात पर मिसबा ज़ोर से हंस पड़ी। तुम तो ऐसे डरी हो जैसे तुमने कुछ चोरी किया है। अरे मैम ने कोई बात करनी होगी, यूं ही बुलाया होगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? जाकर उनकी बात सुन लो। काफ़ी देर से उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए मैसेज दिया था। मिसबा तो वहाँ से चली गई, मगर माहीन के लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि इस बात का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं कबीर के साथ जा मिलता है। और जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आई तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसके सारे शक सच बनकर सामने आ गए थे। प्रिंसिपल साहिबा अपनी सीट पर बैठी थीं और उनके सामने कबीर टांग पर टांग चढ़ाए गाड़ी की तरफ बार बार देखते हुए यकीनन उसका इंतज़ार कर रहा था। वो बड़ी मरी हुई आवाज़ में परमिशन लेकर रूम में एंटर हुई थी। आइए बेटा, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये मिस्टर कबीर है, इन्होंने आपसे कोई बात करनी है। प्रिंसिपल साहिबा को उस वक्त किसी ज़रूरी काम से जाना था, वो वहाँ से उठकर चली गई। माहीन मरे मरे कदमों से कबीर के सामने आ खड़ी हो गई थी। आपने कल जो मेरी बेइज्जती करवाई, क्या आपको उससे चैन नहीं मिला जो आप कॉलेज में आ गए हैं यहाँ पर मुझे जलील करवाने के लिए? कबीर जिसके साथ प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा था उसकी बात पर हैरत से सर उठाकर देखने लगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब साफ है, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। न जाने आप क्यों, कौन है जो बिलावजह मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, ना आपकी कोई बात सुननी है। आप मेरे रास्ते में आना बंद कर दें। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, मज़ीद इस ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं। कबीर का तो गुस्से से दिमाग घूम गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जानती हो क्या बोल रही हो? कौन हूँ मैं कोई गली मोहल्ले का छिछोड़ा लफंगा लड़का नहीं हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारे पापा ने मेरे हवाले की थी। और तुम हो के बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी। मुझे किसी प्रॉपर्टी का, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसका सामना किए बिना वो वापस जाने लगी थी कि कबीर ने उसे रोका। बेवकूफ़ी की बातें मत करो लड़की, अपना हक छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। मैंने अच्छे से तुम्हारे बारे में पता कर लिया है। तुम्हारी बुआ का तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर है। उस घर में तुम नौकरानी बनकर रह रही हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने घर में ऐश करो? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और मुझ पर रहम करें। दोबारा प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो उसके सामने हाथ जोड़कर इस कदर बेचारी बनकर बोली कि कबीर तो कुछ लम्हे बोल ही नहीं सका था।
उसकी आंखों में आंसू थे। उन गहरी झील जैसी आंखों में तैरते हुए आंसू कबीर के दिल को हिला गए थे। उसे बोलने का मौका दिए बिना वो वहाँ से भागती चली गई थी। अब कबीर के लिए वहाँ पर रहने का कोई रीज़न नहीं था। अत्यंत बेवकूफ़ लड़की है, बात को समझे बिना इनकार करके चली गई। अब जो इसकी अमानत मेरे पास है उसका क्या करूं? अगर इसे नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं किसी चैरिटी फंड में दे दूंगा। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वो अपने ऑफिस में चला गया था। अगले दिन उसकी यूके के लिए फ़्लाइट थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो जा रहा था। उस वक्त वही सब उसके दिमाग में चल रहा था। टेम्परेरीली वो माहीन को और उसके मैटर को भूल गया था। एक हफ्ता कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। आज उसने इंडिया वापस आना था। आज भी सुबह से लेकर शाम तक वो एक के बाद एक काम में बिजी रहा था। उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। जिस दिन से कबीर उसके घर से होकर गया था, माहीन की ज़िंदगी तो हराम हो गई थी। उस घर में उसके लिए सुकून तो पहले भी नहीं था, मगर अब तो घर वालों के हाथ में एक नई बात आ गई थी। जब बुआ की दोनों बड़ी प्यारी बेटियां अपने पतियों के साथ घर में आईं तो उनके सामने एक बार फिर से इस किस्से को शुरू कर दिया गया था। अभी अभी माहीन कॉलेज से वापस आई थी। जब उसने बुआ की बेटियों को उनके पतियों के साथ घर आते देखा तो उसे थकन अपने पूरे वजूद में उतरते हुए महसूस हुई थी। वो उनकी कमीनी नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अब वो एक बार फिर से उसके कैरेक्टर को अपने तानों का निशाना बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ। वो उनके लिए किचन में खड़ी खाना बना रही थी, जबकि वो लाउंज में बैठे ऊंची आवाज़ में सब लोग मिलकर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। उसका और कबीर का नाम एक साथ लेते हुए इस कदर रिडिकुलस अंदाज में बात कर रहे थे कि जैसे न जाने बुआ ने उसे किस हालात में और क्या करते देख लिया था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़ब्त कर गई। उसे वो दिन आज भी याद आते थे। ये बात बहुत पुरानी नहीं, महज 1 साल पहले की बात है। उसके पापा जिंदा थे। जब वो कॉल करते तो बुआ और उनकी बेटियां डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट उनके आगे रख देती थीं। सब लोग माहीन के आगे पीछे रहते, उससे प्यार जताते, उसका ख्याल रखते। बुआ तो उस पर वारी वारी जाती थी। कभी उसे तिनका उठाकर भी नहीं तोड़ने की परमिशन दी। उसे बस ये कहती कि तुम बस नमस्ते किया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के काम करने के लिए मैं हूँ ना। ऊपर के कामों के लिए उन्होंने मेड रखी हुई थी। खाना वगैरह बुआ खुद ही बनाती थी। फिर जब उसके पापा का निधन हुआ तो सब कुछ बदल गया। मेड को भी हटा दिया गया और बुआ ने खुद भी काम करने से हाथ खींच लिए। अब सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले माहीन के सर पर आ गई थी। तब यही उसकी बुआ की मैरिड बेटियां और उनके पति थे जो उसे गुड़िया गुड़िया कहते थे, और तब उनकी आंखों में वो गंदगी और हवस नज़र नहीं आती थी जो पापा के मरते ही उनकी आंखों में उमड़ कर आ गई थी। खाना तैयार करने के बाद रोटियां बनाकर वो सब लोगों को खाना लगाने की खबर देकर अपने कमरे में चली गई थी। उसका खाने से बिल्कुल मन उठ गया था। कमरे में बैठी वो आंसू बहा रही थी और उनके कहकहों की आवाज़ें उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने कानों पर दोनों हाथ रख ले और उनकी आवाज़ें उस तक ना पहुँचें, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर फिर भी वो जलील करने वाले ताने उसके कानों से टकराते रहे। रात गए तक महफिल जारी रही थी। फिर सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। आज बुआ की दोनों बेटियां भी अपने पतियों के साथ यहीं पर रात रुकने के लिए आई थीं। आधी रात हुई तो माहीन को भूख का एहसास सताने लगा था। वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी थी जब अचानक से एक साये ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। उसके मुंह से चीख निकल गई, नवीन भाई आप। उसने अंधेरे में भी साये को पहचान लिया। वो उसकी बुआ का छोटा दामाद था। ओह प्लीज़, ये भाई का टैग लगाने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ नवीन कहो, तुम्हारे होंठों से अपना नाम सुनने के लिए बेताब हूँ। उसके होंठों को नरमी से छूते हुए बोला तो माहीन के पूरे वजूद में जैसे आग सी दौड़ गई। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस किस्म की बात करते हुए। दूर हो जाएं। मगर वो दूर होने के बजाय उसे खुद में जैसे समोने की कोशिश कर रहा था। माहीन बुरी तरह चिल्लाई थी, अरे क्या कर रही हो? जाग जाएंगे सब लोग। चलो आओ तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। नवीन भाई, मुझे लगता है आप अपने होशो हवास में नहीं हैं। जाइए यहाँ से, छोड़िए मुझे। मगर वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे घसीटकर उसके कमरे में ले जाकर जाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो कॉशियस नज़रों से देख रहा था कि कहीं कोई उन दोनों की तरफ ध्यान तो नहीं दे रहा। माहीन तो उसकी गिरफ्त में किसी मछली की तरह तड़प रही थी। भगवान का वास्ता नवीन भाई, मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। मगर वो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। तभी पूरा लाउंज लाइट से जगमगा उठा।
शबाना की जब आंख खुली तो उसने देखा कि नवीन उसके साथ बेड पर मौजूद नहीं था। वो समझी कि शायद वॉशरूम में होगा। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वॉशरूम में झांक कर देखा, वॉशरूम में अंधेरा था। कमरे का दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। वो बाहर आई तो उसे हल्की हल्की बातों की आवाज़ आई। उसने लाइट जलाई, मगर वो क्या जानती थी कि सामने वो होशरुबा मंजर उसे देखने को मिलेगा। उसका अपना पति, जिस पर उसे आंखें बंद करके भरोसा था, उस वक्त वो उसके मामा की बेटी के साथ इस हालत में मौजूद था कि शबाना खुद भी जैसे पानी पानी हो गई थी। कितनी देर तक वो बेयकीनी से उन दोनों को देखती रही। शबाना को देखकर नवीन ने माहीन का हाथ छोड़ दिया था। माहीन रोते हुए शबाना के पास आए। दीदी, मैं कब से इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कर रहे हैं गलत है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मगर शबाना क्या थी, वो कितनी दूर जाके गिरी। तुम अत्यंत गिरी हुई लड़की हो, इतनी नीच होगी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। और आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मेरा क्या कसूर है? इसने मुझे खुद बाहर बुलाया, इसने मुझे खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाल फेंका। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। वो बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में सफाइयाँ दे रहा था। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर शबाना उसके झूठ को सच, माहीन के सच को झूठ साबित करने पर तुली हुई थी। आवाज़ें सुनकर बाकी घर वाले भी जाग गए थे। फिर पल भर में ही शबाना ने बात को बढ़ा चढ़ाकर सबको बताया तो एक बार फिर से सब माहीन को बुरा भला कहने लगे। बुआ ने भी उसे बहुत मारा था। तुम्हारा आशिक उस दिन क्या कह रहा था? इसको हाथ लगाया तो पुलिस को बुला लूँगा। अब बुलाओ अपने आशिक को, कहो उसे कि पुलिस को बुलाए। मेरा दिल चाह रहा है मैं मार मार कर तुम्हारी खाल उतार दूँ। अरे चुड़ैल भी साथ घर छोड़कर हमला करती है, मगर तुमने अपने ही घर पर हमला किया। तुम तो चुड़ैल से भी ज़्यादा बुरी हो। क्यों तुम मेरी बेटियों के पीछे पड़ गई हो? अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा निकालिए इसे, शबाना तो दुहाई देते हुए बोली थी। इसे अभी इसी वक्त इस घर से निकालिए। ये अब यहाँ रखने के काबिल नहीं है। आज इसने मेरे पति पर डोरे डाले हैं, कल को ये जयदीप भाई पर भी डोरे डालेगी। और अगर इसने हम दोनों के पतियों को हम दोनों से छीन लिया तो हम क्या करेंगे? हम दोनों आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाएंगे। आपकी दोनों बेटियां जो अभी तक बसी हुई हैं, उनका क्या होगा? सब लोग ये कहेंगे कि ये बेटियां अपना घर नहीं बसा सकी। तो ये भी तो हमारी ही बहनें हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में उन्हें देखा जाएगा। अम्मा, आप इसे अभी और इसी वक्त घर से निकालिए। अब चारों बहनें एक साथ शुरू हो गई थीं। माहीन ने उनके सामने हाथ जोड़े। बुआ, आधी रात का वक्त है, मैं कहाँ जाऊँगी? जाओ अपने उसी आशिक के पास। तुम्हारे तो इतने सारे आशिक हैं, किसी के भी पास चली जाओ। तुम्हें क्या कमी? बुआ, आप भगवान का खौफ करें, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं। अरे पाप तुम करो और भगवान का खौफ हम करें। क्यों बीबी, तुम क्या दूध की धुली हो? निकलो यहाँ से, अब तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। ये मत भूलिए कि ये घर मेरे पापा के पैसे से चलता रहा है। ये घर जिसे आप इतने एतराज़ वाले अंदाज में मुझे निकाल रही हैं। मत भूलिए कि मेरे पापा की कमाई से बना है और इस घर पर मेरा अब उतना ही हक है जितना आपका। मगर उसकी बात पूरी सुने बिना उसे दरवाजे पर धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। वो बाहर पड़ी दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। आंसू पोंछ कर वो उठ खड़ी हुई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये लोग इतने जालिम हैं कि मुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे और ना ही मेरी ज़रूरत की कोई चीज़ मुझे उठाने देंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे कपड़े, मेरा सारा कुछ तो घर में ही है। मैं कैसे सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ? हे भगवान, इनके दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। पूरे 2 घंटे वो वहाँ बैठी उनकी मिन्नतें करती रही। दरवाज़ा नहीं खुला तो वो वहाँ से उठकर एक तरफ चलने लगी थी। मैं रिया के घर जाती हूँ, उसका घर करीब ही है। मुझे यकीन है कि वो मुझे घर में आने की परमिशन दे देगी। उसे अपनी मजबूरी बताऊंगी तो वो शायद मेरी बात समझेगी। और उसकी मम्मी भी तो इतनी अच्छी है, मुझे जब भी मिलती हैं इतने अच्छे से बात करती हैं। यकीनन वो मुझे गलत नहीं समझेगी। वो रोते हुए गिरते पड़ते रोड पर चलती जा रही थी। आधी रात का वक्त, हर तरफ घनघोर अंधेरा। इस अंधेरे में उसे डर भी लग रहा था। एक आध गाड़ी गुजरती तो वो खौफ से अपने आप में सिमटती आगे ही आगे जा रही थी, जब एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 3-4 गुंडानुमा लड़के बाहर निकले। अरे कहाँ जा रही हो? चलो आओ हमारे साथ, हमें खुश करो। वो उसे शायद कोई गलत लड़की समझ रहे थे। वो खौफ से कांपने लगी। देखिए भाई, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो वहाँ से जाने लगी जब लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया था। अरे हम भी कोई बुरे लड़के नहीं हैं, हमारे पीछे भी कोई पुलिस नहीं लगी हुई, हमें भी दिन की रोशनी में सब लोग अच्छा ही समझते हैं।
मगर हमारे ये भयानक रूप रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। वो सब लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। वो चारों सर्कल बनाकर महीन के आसपास खड़े हो गए थे। तो फिर चलो शराफत से हमारे साथ, जितना तुम्हारा रेट है हम उससे डबल ही तुम्हें देंगे। माहीन का चेहरा गुस्से और डर के मारे लाल पड़ गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इन लड़कों का मुंह नोच ले, मगर वो चार थे और वो अकेली थी। वो चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो रोते हुए उनकी मिन्नतें करने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, भगवान का वास्ता, मैं कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है, मज़ीद तुम लोग मेरे साथ बुरा मत करो। मगर उन लोगों को तो माहीन पर जैसे रहम ही नहीं आ रहा था। उन लोगों में जैसे शैतान की आत्मा समा गई थी। उसकी बेबसी पर हंसते कहके लगाते वो उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करने लगे थे। अभी एक बड़ी सी कार के टायर्स उनके पास आकर चिड़चिड़ाए थे। माहीन को उन्होंने एक ही पल में छोड़ दिया था। वो वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। कार से गार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने उन लड़कों को अपनी कस्टडी में ले लिया। कौन हो तुम लोग और इस लड़की से क्या चाहते हो? यह आवाज़ सुनकर माहीन ने पलट कर देखा था। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कबीर था। न जाने क्यों उसे लगा कि ये इंसान उसके लिए रक्षक बन कर आया है। उसकी पिछली कही हुई सारी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं। जब उसने बार बार माहीन से कहा था कि उसने माहीन के पापा से उसकी रक्षक का वादा किया है, तब माहीन ने उसके अंदाज पर ध्यान नहीं दिया था, मगर अब उसे लग रहा था कि शायद वो इंसान सच बोल रहा था। यकीनन वो उसे बचाना चाहता था। वो लड़के माफ़ी मांगकर कार में बैठकर वहाँ से चले गए थे। कबीर माहीन के पास आया था। आप ठीक हैं? आपका घर कहाँ है? आइए आपको घर पहुँचा देते हैं। वैसे लड़कियों का आधी रात तक क्यों बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। कबीर ने जब उसकी तरफ देखा तो वो दंग रह गया। तुम माहीन, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर माहीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और फिर अपनी सारी बात उसे बता दी थी। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। मैंने कहा भी था कि मेरी बात मान लो, मेरे साथ चलो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया मेरी बात ना मानने का रिज़ल्ट। तुम्हारे रिश्तेदार बहुत नीच हैं और इस बात का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मगर तुम्हारे पापा उन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। तभी उन्होंने तुम्हारी अमानतें अपने रिश्तेदारों की बजाय मेरे हाथ में सौंपी थीं। मगर जाने क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। हालांकि इसमें मेरा तो कोई सेल्फिश रीज़न नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे की ही बात कर रहा था। अब जब माहीन ने उसकी बात को ध्यान से सुना तो उसे कबीर के अंदाज में सच्चाई महसूस हुई थी। मैं आपकी बात सुनूंगी और आपकी बात पर अमल भी करूंगी, मगर अभी मुझे किसी सेफ जगह पर पहुंचना है। मैं इस तरह रोड पर खड़े होकर रात नहीं गुजार सकती। हाँ चलो मेरे साथ बैठो कार में, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। और तुम्हारी ये बुआ, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज़, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने जो करना था कर दिया, मगर मैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। भगवान उनसे मेरा बदला ले लेगा। कबीर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारी जगह पर मैं होता तो ऐसे लोगों की खाल खींच लेता जो मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करते। माहीन खामोशी से कबीर को भी चुपचाप कार में बैठना पड़ा। आज ही वो यूके से वापस आ रहा था जब रास्ते में उसने ये तमाशा देखा। अब वो भगवान का शुक्र अदा कर रहा था कि वो सही वक्त पर यहाँ पहुँच गया, वरना न जाने इस बेवकूफ़ लड़की के साथ क्या हो जाता। कार एक बड़े से बंगलों में आकर रुकी थी। माहीन ने हैरत से उस बड़े से बंगलों को देखा था। इतना खूबसूरत घर तो उसने टीवी सीरियल्स में देखा था या फिर अपने सपनों में। कभी ज़िंदगी में वो ऐसे घर को अपनी आंखों से देखेगी, इस बात का उसे कभी अंदाज़ा तक नहीं था। वो बेख्याली में चलते हुए आगे बढ़ी और ज़ोर से कबीर से टकरा गई, जो कार से बाहर निकल रहा था। माहीन की इस हरकत पर उसने सरप्राइज़ होकर उसे देखा था। माहीन शर्मिंदा सी हो गई। लगता है आप नींद में चल रही हैं। नहीं बस वो, मैंने आपको देखा नहीं। कमाल है, 6 फुट का बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा। माहीन मज़ीद शर्मिंदा हो गई। घर में आकर कबीर ने नूरी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद एक दुबली पतली सी लड़की वहाँ पर आ गई। जी साहब, आ गए आप? खाना लगाऊँ आपके लिए? हाँ खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। आओ माहीन, आप भी खाना खा लें। अब की बार माहीन ने इनकार करना प्रॉपर नहीं समझा था, क्योंकि भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने तो कब से कुछ भी नहीं खाया था। खाने की टेबल पर तरह तरह की डिशेस पड़ी हुई थी जिन्हें शायद माहीन ने ज़िंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। उसने थोड़ी सी बिरयानी ली, उसका पेट भर गया। खाना खाने के बाद कबीर ने नूरी को माहीन को रूम दिखाने को बोला। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनकी ज़रूरत के बारे में पूछ लेना।
जो चाहिए वो इन्हें प्रोवाइड करवाना। इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ का एहसास नहीं होना चाहिए। मेड उसके ऑर्डर पर सर हिलाती हुई हैरान नज़रों से माहीन को देखते हुए उसे अपने साथ गेस्ट रूम में लेकर आ गई थी। माहीन की उन लड़कों के साथ हाथापाई के दरमियान कपड़े जगह जगह से फट गए थे, जिन पर कबीर की अब नज़र पड़ी थी। नूरी, इन्हें अपने कोई कपड़े दे देना, ये ड्रेस पहनना इनके लिए प्रॉपर नहीं है। माहीन बुरी तरह शर्मिंदे हुई। उसने अपनी चुनरी से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, जिसको कबीर ने देख लिया, मगर कुछ कहा नहीं। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर माहीन की कबीर की माँ के साथ मुलाकात हुई थी। वो भी उसे देखकर हैरान थी। बेटा, कौन हो तुम? कबीर ने तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताया। माहीन ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्हें जैसे कुछ याद आ गया। हाँ हाँ, याद आया। कबीर ने जिक्र किया था तुम्हारे पापा का। वो तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों की उम्र में बहुत डिफरेंस था, मगर फिर भी न जाने कैसे दोनों में इतनी दोस्ती हो गई। तुम्हारे पापा अक्सर यहाँ पर आते रहते और तुम्हारे रिगार्डिंग बहुत वरीड थे, और शायद उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें भी कबीर को दी थी। जी ऐसा ही है, माहीन ने आहिस्तगी से बोलकर सर झुका लिया। पूरा दिन पलक झपकते गुजर गया और माहीन को पता भी नहीं चला। शाम के वक्त डाइनिंग हॉल में एक और पुरसुकून खामोशी फैली हुई थी। कबीर यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम से फ्री होकर घर पहुंचा तो उसके हाथ में एक लेदर का मीडियम साइज़ का फाइल फोल्डर था। माहीन लाउंज में कबीर की माता जी के पास बैठी चाय के कप साफ़ कर रही थी। उसके चेहरे पर पिछली रात की तकलीफ़ और खौफ का साया अब भी बाकी था, लेकिन इस बड़े और पीसफुल घर के एटमॉस्फेयर ने उसे काफ़ी हद तक करेज दिया था। कबीर ने सोफ़े पर बैठते हुए फ़ोल्डर सामने टेबल पर रखा और माहीन को ध्यान कराने के लिए हल्की सी खंकार के साथ बोला, माहीन ज़रा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। माहीन ने अपनी नज़रें झुकाए हुए कदम बढ़ाए और सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कबीर की माताजी ने प्यार से माहीन के सर पर हाथ फेरा और ख़ुद वहाँ से उठकर चली गईं ताकि वो दोनों खुलकर बात कर सकें। कबीर ने फ़ोल्डर खोला और उसमें कुछ पेपर्स निकाल कर टेबल पर माहीन की तरफ खिसका दिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे पापा रमेश जी ने निदान से पहले मेरे पास एज एन अमानत रखवाए थे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे रिश्तेदारों की नीयत का अच्छे से अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने ये सब तुम्हारी बुआ या किसी और के हाथ में देने के बजाय मेरे हवाले किया था। माहीन ने हैरत से उन पेपर्स को देखा। ये क्या है? कबीर ने एक एक पेपर की तरफ इशारा करते हुए एक्सप्लेन किया। ये एक फ़्लैट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे पापा ने शहर के सबसे अच्छे एरिया में तुम्हारे नाम पर ख़रीदा था। इसके अलावा ये 3 शॉप्स की रजिस्ट्री है और ये एक छोटे से कमर्शियल प्लाजा की फ़ाइल है। ये सब कुछ लीगली पूरी तरह से तुम्हारी प्रॉपर्टी है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे पापा ने एक बैंक अकाउंट भी तुम्हारे नाम पर बनवाया था जिसमें एक अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है। ये इतनी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बिना किसी के आगे हाथ फैलाए इज़्ज़त और सुकून के साथ गुजार सकती हो। माहीन की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके पापा ने उसके लिए इतना कुछ सोचा था, जबकि उसके अपने रिश्तेदार उसे एक एक रुपए के लिए तरसाते थे और उस पर ज़बरदस्ती का बोझ डालते थे। कबीर साहब, मुझे इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। मैंने कभी बिज़नेस या प्रॉपर्टी के मैटर्स नहीं संभाले। मैं इन सब का क्या करूँगी? माहीन की आवाज़ में बेबसी थी। कबीर ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम इन प्रॉपर्टीज़ से अपना कोई बिज़नेस शुरू करो या इन्हें बेटर वे में यूज़ करो, तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, मगर मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की है, मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी का सल्यूशन मैंने सोचा है, कबीर ने सीरियसनेस के साथ जवाब दिया। तुम कल से मेरे ऑफिस में जॉब शुरू कर दो। वहाँ तुम मेरे साथ काम करोगी। इस तरह तुम्हें प्रैक्टिकल काम सीखने का मौका मिलेगा और तुम्हें बिज़नेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब तुम अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाओगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम अपना अलग से बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर सकती हो। तब तक तुम्हारी यह अमाउंट और प्रॉपर्टी बैंक में सेफ रहेगी। माहीन ने झिझकते हुए कहा, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं अब मज़ीद आपके घर में बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए किसी हॉस्टल में जगह देख लेती हूँ या किसी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हूँ। यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन सडनली स्ट्रिक्ट हो गए। उसने गहरी सांस ली और माहीन की आंखों में आंखें डालकर बोला, हॉस्टल? तुम पागल हो गई हो क्या? माहीन, तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती। कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, क्या वो तुम भूल गई हो? मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा जब तक तुम अपने पाँव पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती और अपने डिसीजंस खुद लेने की कैपेबल नहीं हो जाती। तुम इसी घर में रहोगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है।
इसी वक्त कबीर की माता जी रूम में वापस आईं और उन्होंने माहिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है कबीर। बेटा, तुम्हें यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे लिए बेटियों की तरह हो। यहाँ तुम्हारी इज्जत और सुरक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तुम्हें इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही कोई तुम्हें कुछ कहेगा। तुम आराम से यहाँ रहो और अपने काम पर ध्यान दो। माहिन के पास उनके प्यार और कबीर के मजबूत डिसीजन का कोई जवाब नहीं था। उसने खामोशी से सर झुका लिया और उनकी बात मान ली। अगले ही दिन से माहिन की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया। वो सुबह वक्त पर तैयार होकर कबीर के साथ उसकी कार में ऑफिस जाने लगी। शुरू के दिनों में वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि इतने बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस का एटमॉस्फेयर उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन कबीर ने उसके साथ बहुत कोऑपरेट किया। उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि माहिन को हर काम बारीकी से सिखाया जाए। कबीर का ऑफिस एक मॉडर्न बिल्डिंग में था जहाँ हर तरफ प्रोफेशनल माहौल था। कबीर ने माहिन को अपने कैबिन के साथ वाला एक छोटा सा केबिन दिया ताकि वो जब चाहे उससे हेल्प ले सके। शुरुआत में कबीर उसे छोटी छोटी फाइल्स देखने, ईमेल्स का रिप्लाई देने और रिपोर्ट्स तैयार करने का काम देता था, लेकिन वो खुद हर वक्त उसकी गाइडेंस के लिए मौजूद रहता था। एक दिन जब माहिन एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट को समझने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन के एक्सप्रेशन थे, कबीर अपने कैबिन से निकलकर उसके पास आया। वो उसकी चेयर के पास झुका और फाइल पर पॉइंट करते हुए बोला, यहाँ गलती कर रही हो माहिन। इस कॉलम को इस तरह नहीं बल्कि इस फार्मूले से देखा जाता है। कबीर की सांसों की गर्माहट माहिन को अपने गाल पर फील हुई तो उसका दिल एक पल के लिए तेज़ी से धड़कने लगा। उसने चेहरे का रुख मोड़ कर कबीर को देखा तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कबीर की गहरी और सीरियस आंखें माहिन के सिंपल और इनोसेंट चेहरे पर टिक गई थीं। माहिन के लिप्स हल्के से कांपे और उसने तुरंत नज़रें झुका लीं। शुक्रिया कबीर साहब, मैं अब समझ गई हूँ, माहिन ने धीमी आवाज़ में कहा। कबीर ने खुद को संभाला और एक स्टेप पीछे हटते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दिन गुजरते गए। माहिन और कबीर अब सिर्फ एक घर में रहने वाले दो लोग नहीं थे, बल्कि ऑफिस में भी उनका हर मोमेंट एक साथ गुजरने लगा था। वो सुबह एक साथ घर से निकलते, रास्ते में ऑफिस की बातें करते, जनरल टॉपिक्स पर बात करते, ऑफिस में पूरा दिन एक दूसरे के आसपास रहते, एक साथ लंच करते और शाम को वापसी का सफ़र भी एक साथ होता। रफ्ता रफ्ता उन दोनों के बीच जो एक फॉर्मल डिस्टेंस था वो ख़त्म होने लगा। कबीर जो पहले सिर्फ एक स्ट्रिक्ट और सीरियस बिजनेसमैन नज़र आता था, माहिन के साथ होते वक्त बिल्कुल बदल जाता था। उसके टोन में नरमी और आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। दूसरी तरफ माहिन को भी कबीर की प्रेजेंस में एक अजीब सा सिक्योरिटी और पीस फील होने लगा था। उसकी ज़िंदगी में जो खौफ और अनसर्टेनिटी थी वो कबीर के साथ रहते रहते ख़त्म हो चुकी थी। कभी कभी जब माहिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती और उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आते तो कबीर बेसाख्ता उसकी तरफ देखता रहता। एक शाम जब ऑफिस की तमाम स्टाफ जा चुका था और वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, माहिन थकन के कारण अपनी चेयर से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। कबीर अपनी सीट से उठा, चाय का एक कप बनाकर लाया और खामोशी से उसकी टेबल पर रख दिया। माहिन ने आंखें खोली तो कबीर को अपने सामने खड़ा पाया। थक गई हो? कबीर ने नरमी से पूछा। थोड़ी सी, लेकिन काम अभी बाकी है। माहिन ने स्माइल करने की कोशिश की। काम कल भी हो सकता है, तुम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, कबीर ने थोड़े अप्रिशिएटिव और थोड़े स्कोल्डिंग स्टाइल में कहा। उसने आगे बढ़कर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। माहिन ने कप थामते हुए कबीर की आंखों में देखा। उन आंखों में उसके लिए जो केयर और फीलिंग थी वो अब छिपाए नहीं छुपती थी। माहिन के दिल ने गवाह दिया कि वो इस पर्सन के बिना अपनी ज़िंदगी की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। वो दोनों अब एक दूसरे की हैबिट बन चुके थे। अगर किसी दिन कबीर किसी मीटिंग के सिलसिले में कुछ आवर्स के लिए बाहर जाता तो माहिन का दिल काम में नहीं लगता और वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। यही हाल कबीर का था। माहिन की एक स्माइल उसके दिन भर की थकान उतारने के लिए काफ़ी होती थी। उन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन दोनों ही खामोश थे और वर्ड्स में इसका इजहार करने से झिझक रहे थे। उनका रिलेशनशिप बिना कुछ कहे बहुत खूबसूरत और गहरा हो चुका था। एक दिन ऑफिस में कबीर का एक पुराना दोस्त ज़ोयाब किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उसके कैबिन में आया। ज़ोयाब एक अच्छे और अमीर परिवार से बिलोंग करता था और अपने पापा के साथ मिलकर अपना काम संभाल रहा था। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो माहिन कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए कैबिन में एंटर हुई। उसने सिंप्लिसिटी और ग्रेसफुल अंदाज में नमस्ते किया और फाइल कबीर के सामने रख दी। कबीर साहब, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे, माहिन ने कहा। कबीर ने फ़ाइल ली और साइन करने लगा।
इसी दौरान ज़ोयाब की नज़रें माहीन पर जम गईं। माहीन की मासूमियत और उसका सीरियस अंदाज ज़ोयाब को बहुत पसंद आया। माहीन फ़ाइल लेकर शुक्रिया अदा करती हुई बाहर निकल गई। ज़ोयाब ने माहीन के जाने के बाद कबीर से पूछा, कबीर, ये लड़की कौन है? मैंने इससे पहले कभी इसे तुम्हारे ऑफिस में नहीं देखा। कबीर ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के जवाब दिया, ये माहीन है, मेरे एक अंकल की बेटी है, अब यहाँ पर मेरे साथ काम कर रही है। ज़ोयाब कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराकर खामोश हो गया, लेकिन उसके ध्यान में माहीन का अक्स घर कर चुका था। इसी वीक की बात है, ज़ोयाब ने अपने घर वालों से माहीन का जिक्र किया। उसके पेरेंट्स ने जब जाना कि लड़की संस्कारी और पढ़ी लिखी है तो उन्होंने ज़ोयाब की पसंद की तारीफ़ की। ज़ोयाब को ही ये पता नहीं था कि माहीन और कबीर के बीच क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्योंकि कबीर ने कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी से नहीं कही थी। एक दिन ज़ोयाब अपने पेरेंट्स को लेकर कबीर के घर पहुंच गया। कबीर उस वक्त ऑफिस के एक काम के सिलसिले में शहर से ज़रा बाहर गया हुआ था और शाम तक उसकी वापसी एक्सपेक्टेड थी। कबीर की माताजी ने गेस्ट का वार्म वेलकम किया। चाय पानी के बाद ज़ोयाब के पापा ने असली बात शुरू की। आंटी जी, हम दरअसल एक बहुत ज़रूरी और शुभ काम के सिलसिले में आपके घर आए हैं। ज़ोयाब ने कुछ दिन पहले ऑफिस में माहीन को देखा था और वो उसके संस्कार और मासूमियत से बहुत इम्प्रेस हुआ है। हम अपनी बहू के तौर पर माहीन का हाथ मांगने आए हैं। अगर आपको और माहीन को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कबीर की माताजी ये सुनकर पहले तो थोड़ी सरप्राइज़ हुई, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माहीन हमारे लिए बहुत अजीज़ है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का डिसीजन उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। कबीर शाम को वापस आ जाएगा, मैं उससे और माहीन से बात करूँगी। जहाँ माहीन की मर्ज़ी होगी वहीं उसकी शादी की जाएगी। ज़ोयाब के घर वाले उनकी बात से एग्री करते हुए खुशी खुशी कुछ देर बाद वापस चले गए। माहीन अपने रूम में थी और उसे सारी बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। रात के वक्त कबीर थका हारा वापस लौटा। उसने कपड़े चेंज किए और डाइनिंग टेबल पर चाय और खाने के लिए आकर बैठ गया। माहीन भी यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग खाना लगाने में हेल्प कर रही थी। कबीर की माताजी ने खाना खाते हुए माहौल को पीसफुल पाया तो बात शुरू करने का सोचा। कबीर ने खाना शुरू करते हुए माताजी से पूछा, मम्मी, आज शाम को कार के मार्क्स थे बाहर, क्या कोई आया था? माताजी ने मुस्कुराकर माहीन की तरफ देखा और फिर कबीर से बोली, हाँ बेटा, आज तुम्हारे दोस्त ज़ोयाब अपने माता पिता को लेकर घर आया था। कबीर ने चौंक कर नज़रें उठाई। ज़ोयाब? वो क्यों आया था? उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। माताजी ने आराम से जवाब दिया, वो दरअसल एक रिश्ते को लेकर आए थे। ज़ोयाब ने माहीन को तुम्हारे ऑफिस में देखा था और उसे माहीन बहुत पसंद आई है। उसके घर वाले माहीन का हाथ मांगने आए थे। ये बात सुनते ही कबीर के हाथ से मौसल छूट गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसके दिल में जैसे एकदम से हलचल मच गई। उसने तुरंत माहीन की तरफ देखा जो चाय के बर्तन रखते हुए एकदम जम सी गई थी। माहीन को अंदाज़ा नहीं था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। कबीर के अंदर जैसे एक तूफान बर्पा हो गया था। वो माहीन को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इतने महीनों से जो फीलिंग्स उसके दिल में छुपी हुई थीं वो बाहर आने के लिए बेताब हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसने बेइख्तियारी में टेबल पर हाथ रखा। माताजी ने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने उनसे यही कहा कि माहीन की शादी तो हमें करनी ही है, लेकिन जहाँ माहीन की मर्ज़ी होगी और जहाँ वो खुश रहेगी वही उसकी शादी की जाएगी। माहीन बेटा, तुम बताओ। कबीर से मज़ीद कंट्रोल ना हो सका। इससे पहले कि माहीन कुछ बोलती या उसकी माताजी मज़ीद कुछ कहती, कबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प, इंटेंसिटी और डिसिसिव अंदाज था। माहीन की शादी कहीं और नहीं हो सकती मम्मी, कबीर ने साफ और क्लियर वर्ड्स में कहा। उसकी माताजी ने हैरत से अपने बेटे को देखा। कबीर, तुम ये क्या कह रहे हो? कबीर ने माहीन की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में बेपनाह प्यार और दीवानगी थी। उसने माहीन की आंखों में देखते हुए अपनी माताजी से कहा, मम्मी, माहीन किसी और की नहीं हो सकती। मैं माहीन से प्यार करता हूँ और मैं ख़ुद इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसकी रक्षा का वादा इसके पापा से नहीं किया था, बल्कि अब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। कबीर का ये खुलकर कन्फेशन सुनकर रूम में एक मोमेंट के लिए कंप्लीट साइलेंस छा गया था। माहीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके कानों में कबीर के वर्ड्स गूंज रहे थे। वो खुशी, सरप्राइज़ और शर्म की मिक्स्ड फीलिंग से भर गई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत लाल रंग फैल गया और उसने शर्मा कर तुरंत अपना सर झुका लिया। माताजी ने जब कबीर की आंखों में सच्चा प्यार देखा और माहीन के शर्माए हुए चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल फैल गई। उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया कि जिस खुशी की वो खुद विश करती थी वो आज खुद उनके सामने थी। उन्होंने उठकर माहीन को अपने गले से लगा लिया और कबीर से मुस्कुरा कर बोली,
अगर तुम्हारे दिल में ये बात थी तो इतने दिन से खामोश क्यों थे? मुझे तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात मिल नहीं सकती। माहीन ने माताजी के गले लगकर हल्की सी नज़र उठाकर कबीर को देखा। कबीर के लिप्स पर एक हसीन और पीसफुल स्माइल थी और उसकी आंखें माहीन को ये यकीन दिला रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी का हर दर्द ख़त्म हो चुका है और आने वाला हर दिन प्यार और सुरक्षा से भरा होगा।